नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पिछला स्वतंत्रता दिवस का भाषण जब दिया था तो लाल किले की प्राचीर से उन्होंने ऐलान किया था कि हम 1 लाख गैर राजनीतिक युवाओं को राजनीति में लाएंगे, उन्हें मौका देंगे जिससे वंशवाद और परिवारवाद की परंपरा दूर हो और देश को बेहतर जनप्रतिनिधि मिल सके। लगता है पीएम नरेंद्र मोदी की इन बातों को छत्तीसगढ़ भाजपा ने कुछ ज्यादा ही दिल से लगा दिया है, तभी निगम मंडल और आयोगों की जो नई नियुक्तियां हो रही है उसमें अधिक से अधिक युवाओं को मौका देने की तैयारी हो रही है, नए चेहरों को मौका देने की तैयारी हो रही है। जमीन से जुड़े हुए ऐसे चेहरे जो पुराने जमे जमाए नेताओं के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे थे या उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था। छत्तीसगढ़ के बोर्ड, निगम और मंडलों में नए चेहरों को मौका मिलेगा, तो इस बारे में मैंने भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष किरण सिंहदेव से बात की तो उन्होंने ये जवाब दिया। कुछ एक नए प्रयोग लगातार देखे जा रहे हैं, चाहे जो भी चुनाव हो, विधानसभा के, लोकसभा के, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, सब नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है। जब मंत्रिमंडल का भी गठन किया गया था तब भी 7 नए चेहरे दिए गए थे। क्या इसी प्रयोग को दोहराने की कोई उम्मीद लग रही है? सबसे प्रमुख बात यह है कि क्षमता, कैपेसिटी, और कैपेसिटी के अनुरूप जिनकी क्षमता जिस क्षेत्र में काम करने की है उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी उस कार्यकर्ता का उपयोग करती है। उनको संगठन में लेना है या सरकार में कौन जाएगा, यह जैसे सरकार का विषय आ जाता है तो सारा कुछ हो जाता है। हमारे वरिष्ठ नेतागण, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सभी प्रकार के विषय आते हैं। और संगठन का जहाँ तक विषय है, जो आपने विषय रखा कि जो हमारा 3rd जनरेशन है, 2nd और 3rd जनरेशन, उसमें नीचे की इकाई से लेकर ऊपर तक किस तरीके से हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, सभी समाज, वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों को और उसको संगठन में समुचित पर्याप्त मात्रा में स्थान देते हुए और एक सुगठित संगठन की रचना करने के लिए जैसा निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, इस पर आगे बढ़ रहे हैं। तो काफी संतुलित उत्तर दिया। यानी अध्यक्ष महोदय भी मान रहे थे कि नए लोगों को नए दौर की भाजपा में मौका दिया जाएगा। मंत्रिमंडल के विस्तार और संगठन के बारे में भी मेरी उनसे कुछ चर्चा हुई, उनके एक एक शब्द पर आप गौर करें। संगठन के विस्तार को लेकर भी चर्चा हो रही है कि आप दूसरी बार अच्छी उपलब्धि के कारण बनाए गए प्रदेश अध्यक्ष, और उसके बाद आपकी कार्यकारिणी को भी विस्तारित करना है। सत्ताधारी दल से हर कोई चाहेगा कि मुझे अच्छा पद मिले, तो आप कैसे देख पा रहे हैं? क्या इसमें विलंब का क्या कारण आपको लगता है? नहीं, विलंब नहीं है। सब काम भारतीय जनता पार्टी अपने छत्तीसगढ़ में देखिए, संगठन के कामों को भी और निश्चित समयावधि में, और जो टारगेट जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो प्रदेश को दिया है, चाहे वो संगठन का पर्व हो, महापर्व हो, हमारे सदस्यता अभियान को देख लीजिए, हमारी प्राथमिक इकाई का गठन हो, जो हमारी बूथ कमेटी है, शक्ति केंद्र का गठन संपन्न हो चुका है निश्चित समयावधि में, हमारा सदस्यता अभियान, प्राथमिक और सक्रिय सदस्यता अभियान संपूर्ण हो चुका है, लक्ष्य की प्राप्ति भी निश्चित समयावधि में हो चुकी है, मंडल के गठन का काम चालू है, और इसके बाद जिला और निश्चित समयावधि में प्रदेश और मोर्चों का गठन भी हो जाएगा। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर क्या संगठन या आपसे कोई सलाह ली जाएगी? आपको क्या लग रहा है कि कब तक हो जाएगा? नहीं, ये भी अब, क्योंकि देखिए ये चुनाव लगातार, ये 1.25 वर्ष तो पूरे चुनाव में निकल गए। विधानसभा के चुनाव के संपन्न होने के बाद, सरकार बनने के बाद, और तुरंत लोकसभा के चुनाव आ गए। उसके बाद हमारा दक्षिण का उपचुनाव हुआ, उसके बाद हमारे संगठन के पर्व, महापर्व। देखिए भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि हमारे चाहे A to Z, नीचे से लेकर ऊपर तक, प्राथमिक इकाई से लेकर प्रदेश तक के, प्रांत तक के पदाधिकारी, हमारे चाहे विधायक, आदरणीय विधायकगण, सांसदगण, मंत्रीगण, सारे लोग संगठन के कार्यों में लग जाते हैं। तो वो काम लगातार 3 महीना लगातार चला। उसके बाद फिर अभी हमारे नगरीय निकाय, त्रिस्तरीय पंचायत के हाल ही में खत्म हुए हैं, और निश्चित मान के चलिए परिवर्तन संसार का नियम है, राजनीति में भी ये बातें लागू होती है। इन बातों पर छत्तीसगढ़ के एक वयोवृद्ध नेता ननकीराम कंवर ने भी मोहर लगा दी है। बीती 28 मार्च को उनका एक पत्र हमारे पास आया जिसमें उन्होंने नए लोगों को मौका देने की बात लिखते हुए कुछ दलाल प्रवृत्ति के लोगों के बारे में भी उल्लेख किया है। ये पत्र जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के 82 साल के वयोवृद्ध नेता ननकीराम कंवर लिखते हैं कि 2003 से 2018 तक भाजपा शासन काल में जो निगम मंडल प्राधिकरण में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे, उन्हें वर्तमान सरकार में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। ननकीराम कंवर यही नहीं रुके, उन्होंने नए चेहरों को मौका देने की पैरवी करते हुए लिखा है कि 2003 से 2018 तक प्रदेश में भाजपा की उस समय
निगम मंडल और अध्यक्ष उपाध्यक्ष और कई पदों पर जिनकी नियुक्तियां हुई थी, जिसमें ऐसे कई नए चेहरे जिनके कार्यकलाप से भाजपा सरकार को काफी नुकसान का सामना उठाना पड़ा, जिनकी वजह से 2018 में भारतीय जनता पार्टी की इस चौथी बार सरकार नहीं बन सकी। ननकीराम कंवर अपनी पार्टी के भीतर इस वक्त कुछ दलाल किस्म के नेताओं का उल्लेख करते हुए साफ तौर पर लिखते हैं कि कांग्रेस सरकार के समय कर्मचारी अधिकारियों ने भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं को झूठे मामले में फंसाया, उन्हें प्रताड़ित किया। अब उन्हीं कर्मचारी अधिकारियों को हमारी पार्टी के भीतर कुछ दलाल प्रकृति के लोग उनके विरुद्ध हो रही शिकायत पर कार्रवाई पर रोक लगाने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही मनचाही जगहों पर उनकी पोस्टिंग का प्रयास भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर इन्हें पार्टी के मुख्य पदों से दूर रखना उचित होगा। ननकीराम कंवर के धमाकेदार पत्र को कुछ मीडिया का एक वर्ग लेटर बम की संज्ञा दे रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता अभी भी पत्र लिखने पर विश्वास करते हैं। वो मेल भी नहीं करते और न ही घुमा फिरा कर कोई बात करते हैं। दरअसल नए दौर की भारतीय जनता पार्टी भी अब जब नए लोगों को मौका दे रही है तो हमारे पास भी कुछ मजबूत जानकारी आई है। 70 से ज्यादा ऐसे चेहरे चिन्हित किए गए हैं जिन्हें निगम मंडल और आयोगों में जगह मिलेगी। बहुत जल्दी इसकी घोषणा होने वाली है। कुछ चेहरे तो ऐसे हैं जिन पर हो सकता है कुछ शिकायत हो, लेकिन नई सरकार बने 1.25 साल होने के बाद भी अभी तक जो नियुक्तियां नहीं हुई है उसका मजबूत कारण यही है कि ठोक बजाकर ऐसी नियुक्तियां होगी जहां से छत्तीसगढ़ में नए दौर की भारतीय जनता पार्टी देखने को मिलेगी। ननकीराम कंवर ने जिन दलाल प्रवृत्ति के नेताओं का उल्लेख किया है, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिखा है, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में ऐसे ही दलाल प्रवृत्ति के लोगों के नाम छत्तीसगढ़ के कई इलाकों से सामने आ रहे हैं। हमारे पास भी वो नाम है, लेकिन इस तरह के व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से हम दूर रहने के साथ बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ उन नामों की भी समीक्षा कर रहे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी नया दांव चलने वाली है, जिनके ऊपर दारोमदार होगा नए दौर की भारतीय जनता पार्टी आने वाली परिस्थितियों का सामना किस तरह से करेगी। वैसे नए प्रयोगों का यह दौर कोई नया नहीं है। 2018 में किसी ने नहीं सोचा था कि रायपुर के सिटिंग कलेक्टर ओपी चौधरी अचानक इस्तीफा देंगे और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आएंगे, टिकट लेंगे। चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अध्यक्ष के बाद नंबर 2 यानी महामंत्री जैसा एक अहम दायित्व दिया और इस वक्त विष्णुदेव साय सरकार में सबसे मजबूत और कद्दावर मंत्री के रूप में उभरे हैं ओपी चौधरी। ऐसे ही नए प्रयोग भारतीय जनता पार्टी आगे भी करने जा रही है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम है कि सरकार बने 1.25 साल से ज्यादा हो गया तो विष्णुदेव साय की सरकार कैसे चल रही है। तो यह स्वाभाविक है कि सरकार के कुछ आलोचक भी होंगे, लेकिन ये आलोचना करने वाले भी इस बात को स्वीकार करते होंगे कि पुरानी भूपेश बघेल सरकार के जमाने में जिस तरह के बड़े बड़े घपले घोटाले होते थे वैसे गंभीर आरोप कम से कम इस मौजूदा सरकार के ऊपर नहीं लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त हो गया। अंदर खाने खासकर नौकरशाही और कर्मचारियों के बीच जिस तरह का लेन देन होता है उस पर भी भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार पूरी तरह बचकर निकलने की कोशिश कर रही है। पुरानी सरकार की यदि बात की जाए तो जाहिर तौर पर वहां से तुलनात्मक अध्ययन होता है। 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान जिन कांग्रेस के सिटिंग विधायकों की टिकटें काटी गई थी उसमें डॉक्टर विनय जायसवाल और बृहस्पति सिंह का वो व्यक्तित्व काफी चर्चित रहा, जहां वो साफ तौर पर समझा रहे थे कि पुरानी भूपेश बघेल सरकार में तो खुलेआम भ्रष्टाचार और लेन देन चलता ही था, लेकिन जो पार्टी की उस समय की प्रभारी थी कुमारी शैलजा वो पैसे लेकर टिकट देती थी। टीएस सिंहदेव के प्रभाव में जिस तरह से सरगुजा को सौंप दिया गया था वहां पैसों का खेल हुआ था। कांग्रेस के हमारे नेताओं का घमंड सर चढ़ के बोल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जिसको ये टिकट दे देंगे वही चुनाव जीत जाएगा। छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम खुलेआम मंच से बोल रहा है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर आपको कांग्रेस को क्यों वोट मिलेगा? जो हमारे राज्य की प्रभारी हैं मैडम जब से आई हैं, ये सिर्फ ये जैसे किसी हीरो को प्रमोट नहीं किया जाता है, उस तरह से आदरणीय टीएस सिंहदेव को लगातार प्रमोट करने का काम सिर्फ कर रही थी। अंबिकापुर संभाग के दौरे में जब गई तो टीएस बाबा साहब डिप्टी सीएम होकर गाड़ी चला रहे थे और वो हीरोइन की तरह फिल्मी रूप में फोटो शूट कर रही थी और इस तरह से लगा सरगुजा के लोगों की सामंत शाहों के हाथ में ये सौंपने आई है। तो चंदन यादव को तो अभी भी हम बोल रहे हैं कि जो आदमी आके यहाँ तहस नहस करके गए, यहाँ पर पूरे विधायकों को डराने का काम, उनसे पैसा उगाही करने का काम,
उन लोगों को नोटिस नहीं, उनका इसका असर नहीं। और जिन लोगों ने पार्टी के लिए काम किया, पार्टी को मजबूती दिया, और टीएस सिंहदेव जी को नोटिस मिलना चाहिए। जो व्यक्ति ये बोल रहा है कि 32 में से 12 वादे भी पूरे नहीं हुए, आवास का काम नहीं हुआ, जिन्होंने लगातार कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का काम किया है। जब कोई मंझा हुआ राजनेता इस तरह के बयान देता है तो आम जनता फौरन यकीन नहीं करती। लोगों को लगता है कि उनका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तभी ये ऐसा कर रहे हैं। दरअसल नेता इतने अविश्वसनीय इसलिए भी हो गए हैं क्योंकि सिस्टम में जिस तरह के घपले घोटाले और बेईमानी चलती रही, वहां जुबान की कोई कीमत नहीं रही, इसलिए नेताओं का स्तर भी जाता रहा। हमारे नेता किस तरह का दोहरा चरित्र जीते हैं इसका उदाहरण 2023 में विधानसभा चुनाव जीतने के फौरन बाद छत्तीसगढ़ के बिलाईगढ़ से एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि विधायक कविता प्राण लहरे चुनाव जीतने के बाद सीधे पंजाब पहुंच गई और वहां ईसाई धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाने वाले बजिंदर सिंह पापा के चरणों में अपना सर रखकर जिस तरह की हरकत कर रही थी उसे पूरी दुनिया ने देखा। अब बजिंदर सिंह पापा को आजन्म कारावास हो गई है। कोर्ट ने उन पर कोई रहम नहीं दिखाई। 2018 में एक लड़की के साथ दुराचार करने के बाद उसका वीडियो उसने सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। धर्मांतरण के लिए लोगों में अंधविश्वास फैलाने वाला यह ईसाई मिशनरी का एजेंट मरते दम तक जेल में रहेगा। इसकी चरणों में कविता प्राण लहरे कांग्रेस की विधायक क्या कुछ कह रही थी, इसे गौर से देखें। हमारे बीच में ये छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी में एमएलए बन गए। हालेलुया। पापा जी ने कहा बेटी तो चिंता ना कर, 2023 में प्रभु यीशु मसीह तुझे बहुत बड़ा पद देने जा रहा है, तुझे एमएलए। लोगों को कोई चमत्कारिक जादू दिखाकर सर पर हाथ रखकर जिस तरह का अंधविश्वास फैलाते हुए बजिंदर सिंह पापा अपनी हरकतें करता था, उसे प्रमोट करने के लिए करोड़ों रुपए खर्चा किए जाते थे। आजन्म कारावास की सजा से बचने के लिए उसने उस बलात्कार पीड़ित बेबस लड़की के पति को 5 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। इतना ही नहीं, उसे बचाने के लिए पंजाब सरकार ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, उल्टा लड़की के पति को भी प्रताड़ित करना शुरू किया। बीती 14 फरवरी को बजिंदर सिंह पापा का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ। लोगों ने बजिंदर सिंह उर्फ पप्पा जी की इस हरकत को गौर से देखा। किस तरह के चरित्र का ये व्यक्ति था जिसे आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। ये तस्वीर 1.5 महीना पहले की है। एक औरत जो अपने बच्चे के साथ बजिंदर पापा के ऑफिस में आई थी, उसे फाइल फेंक कर मार रहा था। दरअसल हमारे समाज में ऐसे कई चरित्र हैं जो दिखते कुछ और हैं और असल जिंदगी में कुछ और होते हैं। हमारे राजनेता जिस तरह से घोटालेबाजी करते रहे, जिस तरह से खुद को लोक सेवक के रूप में प्रचारित करते रहे, उनकी असल तस्वीर अब जागरूक हो चुकी जनता के सामने बहुत जल्दी आ जाती है। सोशल मीडिया का दौर है। अब से 5 साल पहले जब छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का शुरुआती दौर था, उस समय छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार लोगों को राहत देने की बजाय सैनिटाइजर खरीदी के मामले में भी काफी घोटाले कर रही थी। ये ऐसे घोटाले हैं जिन पर कोई मामला रजिस्टर्ड नहीं हुआ। न तो ये शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है, न तो ये कोयला घोटाले से, न तो गोबर घोटाले से, लेकिन ऐसे कई तमाम घोटाले हैं जो कि आज भी प्रमाणित हैं। वीडियो के रूप में एक मासूम बच्ची सैनिटाइजर के बारे में कुछ बातें कह रही थी, वो वीडियो भी आपको देखना चाहिए। गोवा ब्रांड की शराब जो छत्तीसगढ़ में आमतौर पर मिलती है, भूपेश बघेल के निर्वाचन क्षेत्र पाटन कुमारी में इसका निर्माण होता है। वही ब्रांड की शराब को ही कई गुना ज्यादा कीमत पर सैनिटाइजर बताकर लोगों में मुफ्त बांटा जा रहा था। जनता के गाड़े पसीने की करोड़ों रुपए की कमाई को किस तरह से घटिया शराब को सैनिटाइजर के रूप में बांटा जा रहा था। पापा एक बात मानोगे? बोलो क्या? मेरे को सैनिटाइजर लेके दोगे? सैनिटाइजर घर में तो रखा हुआ है गोवा वाला। छी, एकदम गंदा आता है, बदबू आती है, घटिया। अरे इतना अच्छा सैनिटाइजर है, मैं लेके आया हूँ। बदबू आती है। बदबू आती है? गंदा है बहुत। तो कौन सा ये वाला सैनिटाइजर नहीं चाहिए? नहीं। दिखाओ तो ये वाला सैनिटाइजर, ये वाला सैनिटाइजर क्या? ये अच्छा नहीं है? नहीं अच्छा। क्या हुआ, लो ना। नहीं चाहिए।
इस वीडियो में आप जिसकी आवाज सुन रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि वो मेरी खुद की आवाज है। दरअसल भयानक कोरोना संक्रमण काल में जिस गोवा ब्रांड की सैनिटाइजर को बांटा जा रहा था उसमें 96% एथिल अल्कोहल, 1.45% ग्लिसरॉल और 0.125% हाइड्रोजन पेरोक्साइड और डिस्टिल वाटर मिला हुआ था। यानी 96% एथिल अल्कोहल वाली ये घटिया किस्म की शराब ही बांटी जा रही थी, जिसकी कीमत 250 रुपए फिक्स की गई थी और मात्रा थी 500 ml। भूपेश बघेल के उस शासनकाल के दौरान एक देसी पौवा शराब 60 रुपए की आती थी जो पूरी तरह टैक्स के साथ बेची जाती थी, लेकिन यहाँ टैक्स फ्री गोवा सैनिटाइजर जो कि लगभग शराब ही थी उसे 250 रुपए में 500 ml बेचा जा रहा था। शराब पीने के कई शौकीन इसे पीने लगे और कई लोगों की मौत हो गई। आज जब छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में शराब घोटाले की चर्चा हो रही है और भूपेश बघेल के ठिकाने पर सीबीआई ने बीती 26 मार्च को जब छापेमारी की और जब सबूत इकट्ठा किए जा रहे थे तब भी वहाँ इसी केडिया डिस्टिलरी का जिक्र हुआ। और अब केडिया डिस्टिलरी जो कि कुम्हारी में स्थित है, भूपेश बघेल का वो निर्वाचन का इलाका है, यहाँ के शराब निर्माता भी कोर्ट के आदेश पर आरोपी बना दिए गए हैं। ऐसी ही कई शराब निर्माता कंपनियों का संचालन ढेबर एंड कंपनी किया करती थी। शराब घोटाले वाले मामले में क्या कुछ हुआ इस पे मैंने पिछले वीडियो में काफी कुछ बता दिया है। आगे बदले हुए हालात में छत्तीसगढ़ की राजनीति और देश की राजनीति किस तरह से प्रभावित हो रही है, नए दौर में लोग किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं, हमें गहराई से समझना होगा। क्योंकि देश और समाज अच्छी राजनीति से संचालित होता है। जब ईमानदार और अच्छे राजनेता समाज में नहीं आएंगे तो देश और समाज का कैसे भला होगा। इसलिए हमारे प्राय हर वीडियो में यह आग्रह होता है अच्छे लोग राजनीति में आए। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तो देश और समाज का भला कैसे होगा। इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह, चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्दी किसी और मुद्दे पर मेरी आपसे फिर मुलाकात होने वाली है। नमस्कार।